स्वागत आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऋषिकेश की पहली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुनि की रेती स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम के परिसर में आज भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग साधक पहुंच रहे हैं। यहां पर योग महोत्सव 22 मार्च तक चलने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऋषिकेश और मुनि की रेती अब दुनिया में योग की एक खास पहचान बनाते जा रहे हैं। योग आने वाले लोगों को योग के साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति और वहां के खास उत्पादों से भी परिचित कराएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को दुनिया में नई पहचान मिली है और इस महोत्सव में अलग अलग राज्यों के कलाकार अपनी संस्कृति की झलक भी दिखाएंगे। सरकार गंगा की सफाई और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी योग साधकों और प्रदेशवासियों को इस योग महोत्सव की शुभकामनाएं दी और कहा कि कार्यक्रम यादगार बनने वाला है। तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगा को एक अलग पहचान मिली है। तो जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और जिसमें देश और दुनिया के अनेक योगाचार्य, अनेक साधक और तमाम प्रकार की जो अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले हमारे कलाकार यहाँ पर पधारे हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और सभी को मैं बधाई देता हूँ कि ये क्षेत्र हमारा, ये ऋषिकेश है, मुनिप्रीति है, नरेंद्र नगर है, स्वर्ग आश्रम है, तपोवन है, पूरा क्षेत्र ये हमारा योग का एक तरह से मैं कहूँ कि वैश्विक राजधानी जिसको हम कह सकते हैं। इस क्षेत्र में लाखों साधक योग साधना के लिए यहाँ आते हैं और ये हमारी जो भूमि है, योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है और इस निमित्त हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हम सबको पूरी तरह से हर दृष्टि से हमारा उनको आशीर्वाद भी है। उत्तराखंड की देवभूमि को उनका लगाव भी है और उन्हीं की प्रेरणा से हम इसको विश्व की योग राजधानी बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की जयंती पर आज खास कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम जनरल बिपिन रावत पार्क में आयोजित हुआ है, जहां पर कई लोगों ने पहुंचकर उन्हें याद और श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और सेना के कई रिटायर्ड अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके जीवन और काम को याद किया। गणेश जोशी ने कहा है कि जनरल बिपिन रावत का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने हमेशा देश को सबसे ऊपर रखा और पूरी ईमानदारी के साथ देश की सेवा की। उनका साहस, उनका नेतृत्व और देश के लिए उनका समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि जनरल रावत एक सच्चे सैनिक थे। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया और इस दौरान लोगों ने उनके परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना जताई है और कहा कि देश हमेशा जनरल बिपिन रावत के योगदान को याद रखेगा। जनरल रावत को आदर्श और उनकी देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। देखिए, जनरल बिपिन रावत जो हमारे उत्तराखंड के थे, उन्होंने कहा था कि चाइना व पाकिस्तान एक साथ हमला करने हमारी सेनाएं लड़ने में सक्षम है और वो देश के लिए उन्होंने जिए, उत्तराखंड के लिए जिए। आज उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ के जवानों को 5 सेंटीमीटर की छूट हाइट में मिलती है, भर्ती होने पर उसका करने का अगर किसी ने किया है तो जनरल रावत ने कहा। मैं उनके पास एक बार गया, हमेशा हमारे बच्चे फौज में जाते हैं, देश की सेना का 70.5% भर्ती करते हैं और हमारा यहाँ का जवान, लेकिन हमारे बच्चों की हाइट कम होती है। आपने 20 दिन के अंदर उस काम को करवाया
इस अवसर पर मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कई ऐसी घटनाएं हैं, जैसे लंबा हो जाएगा, लेकिन उत्तराखंड उनके दिलों में बसता था। सही जय विपिन रावत के साथ मैं अपने आप को बहुत ही भावुक मानता हूँ कि मैंने हर रैंक एंड फाइल में उनके साथ एज ए कर्नल, एज ए ब्रिगेडियर, एज ए जनरल, जहां भी, चाहे कश्मीर में रहे या पीस टाइम में, उनके साथ मेरे को बहुत बड़ा मौका मिला था सर्विस करने का। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को एक ऐसे योद्धा के साथ ऑपरेशनल एरिया में काम करने का मौका मिला। वो एक बहुत ही बहादुर शेरदिल अफसर थे और कभी भी उन्होंने ये अपने जो हुक्म होते थे उनके, एक बार हुक्म दे दिया उसके बाद वो आपको कभी ये नहीं पूछते थे कि ये कैसे नहीं होगा, आपने ये काम करने हैं और आगे बढ़ो। और आज अगर मैं उत्तराखंड में यहाँ पे सेटल हूँ तो उनकी बदौलत हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि गुलाब तो पहले जाओ, आप उत्तराखंड में सेटल हो, और उसके पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। उनका एक सोच थी कि मैं उत्तराखंड के लिए कुछ करूं, उत्तराखंड के जो हमारे जवान हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनको मैं किस तरीके से आगे बढ़ाऊं, उनकी सोच को मैं किस तरीके से बदली करूं। उनका मेन मुद्दा था कि मैं एक कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र में ऐसा स्कूल बनाऊं कि जहां पे हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके। तो उत्तराखंड से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा का यह कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने 4 साल में तेज विकास देखा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इन 4 सालों में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए और विकास के काम को तेजी से आगे बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे थे। उसी क्रम में सरकार के 4 साल पूरे होने पर 21 मार्च को हल्द्वानी में एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। इस जनसभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। भाजपा का कहना है कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए और कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इसके साथ ही सड़क, पर्यटन और दूसरी सुविधाओं पर भी तेज काम हुआ है। सरकार का यह कहना है कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। भाजपा का यह कहना है कि इन 4 सालों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हल्द्वानी में ये बड़ी जनसभा रखी गई है। देखिए, 4 साल बेमिसाल अभूतपूर्व प्रगति इस 4 साल में उत्तराखंड की हुई है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में। और विगत 7 तारीख को आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री हरिद्वार में आए थे और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर 4 साल की उपलब्धियों को लेकर 21 तारीख को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित होंगे। और 4 साल में सरकार ने तमाम उपलब्धियां की हैं, चाहे यूसीसी लागू करने की बात है, नकल विरोधी कानून बनाने की बात है, दंगा विरोधी कानून बनाने की बात है, चाहे कई आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने की बात है, पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की है। केदारनाथ के लिए आपका रोपवे का निर्माण। सनातन धर्म की नगरी हरिद्वार से इस समय संत समाज से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संतों के बीच विवाद बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। मामला शंकराचार्य और कथित फर्जी शंकराचार्यों को लेकर चल रही बहस से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब ये विवाद महामंडलेश्वरों तक भी पहुंच चुका है। हाल ही में महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जूना अखाड़ा पर गंभीर आरोप लगाए। स्वामी प्रबोधानंद का यह कहना है कि 4 ऐसे संत हैं जिन्होंने अखाड़े और सनातन धर्म की छवि को नुकसान पहुंचाया है। उनके इस बयान के बाद संत समाज में चर्चा और तेज हो चुकी है। इसी बीच महामंडलेश्वर मंदाकिनी गिरी का नाम भी सामने आया है। मंदाकिनी गिरी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी पर सीधे आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि उन्हें महंत रविंद्र पुरी से जान का खतरा है। मंदाकिनी गिरी ने यह भी कहा कि अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी महंत रविंद्र पुरी की होगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि शंकराचार्य विवाद को लेकर कई संत पहले ही महंत रविंद्र पुरी के खिलाफ बयान दे चुके हैं।
करने की इसलिए पड़ी कि धर्म समाज में विशेष रूप से जूना अखाड़े के 4 तथाकथित पदाधिकारी प्रेमगिरी, हरिगिरी और मोहन भारती, नारायण गिरी, इन्होंने गैंग बना करके जूना अखाड़े का सर्वनाश कर दिया है। तो जूना अखाड़ बचना चाहिए, जूना अखाड़े की प्रतिष्ठा बचनी चाहिए, जूना अखाड़े को और समाज के लोगों को इनका बहिष्कार करना चाहिए। सरकार को इनके अवैध कार्यों की जांच करनी चाहिए। धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी जो गतिविधियां हैं इनकी जांच होनी चाहिए। ये हमने सरकार से इस बात के माध्यम से मांग की। हमने धर्म दिया था। कितना पैसा दिया था? पैसा वो बता देंगे जो दिया था आपको। पहले हम तो उनसे कह रहे हैं कि दे दो, पता है हमको, सब हिसाब लिखूंगा ना मैं। अभी मैंने पूरा हिसाब लिखा नहीं है ना, हिसाब लिखूंगा, जोड़ूंगा। जितना गया है वो सब पैसा हमारा दे दें वापिस, अगर नैतिकता है। क्योंकि हमने पैसा धर्म के लिए लिया था और धर्म के लिए दिया था, अधर्म के लिए नहीं दिया। अब वहां पर अखाड़े में जो नशे का काम चलता है और नशे को बढ़ावा दिया जाता है और भी अवैध काम होते हैं जिसके मैं सहमत नहीं हूं। ओम नमो नारायण। मैं महामंडलेश्वर मंदाकिनीपुरी। मेरे साथ में उज्जैन में जो महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जो हरकत कर रहे हैं, और मुझे मरवा भी सकते हैं, मेरे बच्चों को भी मरवा सकते हैं, मेरे परिवार को भी मरवा सकते हो। अगर मेरे परिवार पे कोई आंच आती है तो अगर मेरे परिवार को अगर कांटा भी लगा तो उसकी जिम्मेदारी है महंत रविंद्रपुरी महाराज जी की होगी। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि अगर मैं गुनहगार हूं तो मेरी सीबीआई जांच कराई जाए, और ये सब गुनहगार हैं तो इनकी भी सीबीआई जांच होना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से एक बार हाथ जोड़ के पुकार करती हूँ। मैं देश की राष्ट्रपति महिला जो हमारे देश में सबसे मुखिया हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आपके होते हुए अगर एक नारी पे अत्याचार हो जाएगा और आप देखती रहोगी, प्रशासन देखता रहेगा, सनातन देखता रहेगा। सनातन में 1000 माताएं साध्वी है। जब जब माताओं को दबा दिया जाता है, उनकी आवाज बंद कर दी जाती है, उनको पागल घोषित कर दिया जाता है। और ये भी मुझे पागल करना चाह रहे हैं, ये मुझे पागल घोषित करना चाह रहे हैं, ये मुझे मारना चाह रहे हैं। अगर ये मुझे मारना नहीं चाहते तो ये बताइए, ये वहां हरिद्वार से पहुंचकर मेरी वीडियो क्यों बनवाते? तो उत्तराखंड के हरिद्वार से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भीम आर्मी से जुड़े नेता तेज प्रताप सैनी पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि बहादुराबाद इलाके में यह घटना हुई। वायरल वीडियो में तेज प्रताप सैनी हाथ में डंडा लेकर अस्पताल कर्मचारियों के पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले बहादुराबाद के अस्पताल में भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, जिसके बाद ये विरोध में अस्पताल कर्मचारी तेज प्रताप सैनी होटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच पहुंचे थे। उत्तराखंड से चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां इस साल पवित्र चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 30 अप्रैल को दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बार यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मार्च से ही शुरू कर दी गई है। सरकार का यह कहना है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन यात्रा से जुड़े व्यापारियों की राय कुछ अलग है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी यूनियन के सचिव गिरीश भाटिया का यह कहना है कि सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, ये अच्छा कदम है और हम इसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन कई लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और बाद में यात्रा पर नहीं आते। ऐसे में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की साफ व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई यात्री सिर्फ एक धाम जाता है तो उसकी गिनती उसी धाम में होनी चाहिए, ना कि चारधाम यात्रा में। उन्होंने ये भी कहा कि रजिस्ट्रेशन में थोड़ा शुल्क रखा जाए ताकि बिना वजह होने वाले रजिस्ट्रेशन को रोका जा सके। तो चारधाम यात्रा 2026 चालू होने वाली है। जो अभी तक यात्रियों का इंक्वायरी है सब कुछ बहुत अच्छी है, और जो सरकार ने हरिद्वार में और देहरादून में ऋषिकेश में मीटिंगें ली है वो भी बहुत अच्छा काम करा। जो सरकार ने अवगत कराया कि हमने ट्रांसपोर्ट के लिए, टूरिस्टों के लिए
ये नियम बनाए हैं और बहुत अच्छे नियम बनाए हैं, उनका सराहना करते हैं हम उस चीज के लिए। और उसके साथ में सरकार को सुझाव हमने ये देना था कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, जो 4 धाम यात्री जा रहा है तो उसकी 4 धाम में ही करना होनी चाहिए, ना कि एक धाम में अलग और दूसरे धाम में अलग और तीसरे धाम में अलग। एक आदमी 4 जगह कैलकुलेट हो जाता है, जो आदमी की गिनती एक में होनी चाहिए वो 4 आदमी में कैलकुलेट में चली जाती है। इसका एक बहुत बड़ा भ्रम है, सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि 4 धाम का यात्री 4 धाम, केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहा है उसका बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ का रजिस्ट्रेशन, जो बद्रीनाथ है बद्रीनाथ का, केदारनाथ है तो केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए। तो खबर विकासनगर से है, जहां पर यमुनोत्री नेशनल हाईवे के नए प्रस्ताव को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। पहले यह हाईवे विकासनगर बाजार से बनाने की योजना थी, लेकिन बाजार के लोगों के विरोध के बाद इसका नया विकल्प तहसील चौक से अंबाड़ी तक रखा गया। अब इस नए प्रस्ताव का भी विरोध शुरू हो चुका है। एडवोकेट प्रवीण कुमार का कहना है कि यह रास्ता सही नहीं है, क्योंकि ये चाय बागान की जमीन है और इस इलाके में करीब 10,000 पेड़ लगे हुए हैं। ये ज्ञापन हमने इसलिए दिया है, जो नेशनल हाईवे जो स्वीकृत है 3 हमारे क्षेत्र में 3 जगह उसका प्रस्तावित है, उसमें से हम सब ग्रामीण वासियों को, हम लोगों को ये लग रहा है कि जो ये उद्याबाग से लेके अंबाड़ी तक है, इसको सरकार किसी दबाव में या किसी भी चीज में इसको चिन्हित कर रही है। जबकि देखा जाए ये वाला क्षेत्र सबसे पूरे हमारे विकासनगर का ग्रीनरी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा पेड़ यहाँ पे है, चाय बाग यहाँ पर है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम लोगों को भी बता सकते हैं कि ये पर्यावरण वाला क्षेत्र है, जहां मतलब हमने विकासनगर का जो पर्यावरण क्षेत्र है जो बचा रखा है, जो पेड़ है, आज उसको हम कटते हुए जो हमारे अंदर महसूस हो रहा है कि यार जब ये कटेंगे कम से कम 5-10 हजार पेड़ ये कटेंगे। तो भैया ये हमने संकल्प ले लिया है सभी लोग ग्रामीणों ने कि हम अपने क्षेत्र के पर्यावरण को नहीं मिटने देंगे, चाहे हमें उसके लिए चिपको आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें यहाँ धरने पर बैठना पड़े। तो ये सब हमने एक ज्ञापन, एक जो नेशनल हाईवे NH जो है तहसील चौक से अंबाड़ी तक विकल्प के तौर पर लिया गया है, इसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया है। ये जो अलाइनमेंट इन्होंने विकल्प के रूप में लिया है, इसमें लगभग 10,000 के आसपास होंगे और इसमें तहसील का जो है हमारा तहसील प्रांगण भी जाएगा और वकीलों के चैम्बर भी हैं, मंदिर है, एग्रीकल्चर भूमि है, कम से कम 250-300 से ऊपर मकान है, वो भी जाएंगे, वो भी बेघर हो जाएंगे। और नहरें हैं हमारी, और इतना सुंदर पर्यावरण जिसके लिए हम सबसे पहले जिसके लिए हम खड़े हुए हैं आज, हमारा पर्यावरण आप जाके देखिए यहाँ से तहसील से अंबाड़ी तक, इससे ज्यादा पूरे विकासनगर में ग्रीन एरिया नहीं है। वो अगर कटेगा तो हमें पर्यावरण का कितना नुकसान होगा, उस पर्यावरण का नुकसान हम सभी लोगों को झेलना पड़ेगा। मात्र कुछ लोगों के बचाव के लिए, कुछ लोगों की दुकानें को बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है कि इसे जो तहसील चौक से अंबाड़ी तक रोड निकाला जाए, जो कि पूर्णतः गलत है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं, केंद्र सरकार का भी हम विरोध करते हैं कि अगर ये रोड नेशनल हाईवे विकल्प के रूप में पास होता है, हम धरने पे बैठेंगे और यहाँ पर बिल्कुल भूख हड़ताल तक होगी, वो भी करेंगे। अगर यहाँ तक भी नहीं होता, हम NGT जाने की हमने तैयारी कर ली है। तो देहरादून का शांत कहा जाने वाला रायपुर इलाका आज उस वक्त दहल गया जब चूना भट्टा के पास एक झाड़ी नुमा इलाके में महिला का शव पड़ा गया। जैसे ही शव मिलने की सूचना मिली, SSP प्रमेंद्र डोभाल और SP देहात जया बलूनी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका था। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के अनुसार महिला के शरीर पर मौजूद चोट के निशान किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे हैं। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके लिए आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है। पुलिस ने इलाके के CCTV कैमरे की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है ताकि कातिलों तक पहुंचा जा सके। रायपुर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर अपनी तफ्तीश तेज की है। 1 बजे के आसपास 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चूना भट्टा के पास एक खंडनुमा कमरे में एक महिला का शव पड़ा है। तो सूचना पर जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जो महिला है उसकी उम्र लगभग हमें 30 से 35 साल के आसपास लग रही है और उसका शव यहाँ पर है। संभवतः इसमें लग रहा है कि शायद नशे के कारण इसकी मृत्यु होना ऐसा ज्ञात हो रहा है।
अभी हमारी एफएसएल की टीम आएगी और पोस्टमार्टम के बाद ही स्थितियां क्लियर हो पाएंगी कि किस वजह से इस महिला की मृत्यु हुई। तो आपको जरा तस्वीर दिखाएंगे जसपुर के उन खेतों की जहां कल तक गेहूं की फसलें शान से लहरा रही थी। आज वहां तबाही का मंजर है। बीती रात आए चक्रवाती तूफान और बारिश ने तराई के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। गेहूं की फसल बिस्तर की तरह जमीन पर बिछ चुकी है, जिससे अब कटाई और पैदावार दोनों में भारी कमी आने की आशंका है। बागवानों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आम के पेड़ों से झड़ा बौर किसानों की उम्मीदों के टूटने की कहानी बयां कर रहा है। सड़कों पर गिरे हुए विशालकाय पेड़ों ने आवाजाही रोक दी है। स्थानीय किसानों का यह कहना है कि मार्च के महीने में इस तरह का मौसम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। किसानों ने सरकार और प्रशासन से इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के उचित मुआवजे की मांग की है। ये बेमौसमी बारिश का बहुत ही नुकसान है, हर एक चीज को नुकसान है। गेहूं आप देख रहे हैं कैसे गिर गई है, गेहूं लिट गया है, बहुत नुकसान हुआ है किसानों का। और ये पेड़ भी टूटे हैं, बहुत सारे आम के बूर झड़ गए हैं। लाई जो है लाई खत्म हो गई है, लाई तो खत्म ही हो गई है। लाई तो हवा जब चलती है तो थोड़ी भी बूंदे पड़ जाए लाई गल जाती है, जो कटी पड़ी है वो गल जाती है। तो अगर फसलों के लिए होती है तो बहुत लाभदायक होती है इस समय, क्योंकि गेहूं को पानी तो हम लोग लगा नहीं सकते, हवा तेज चलती है तो गेहूं गिर जाता है। तो हल्की बरसात में गेहूं को बहुत लाभ होता है, लेकिन साथ में जो इतनी तेज हवाएं चली है उससे गेहूं को भी नुकसान हुआ है। कहीं कहीं गेहूं काफ़ी गिर गए हैं। और जो हमारे इस समय आम के पौधों पर बोर आ रहा था, बोर को भी बहुत नुकसान हुआ है। और लिप्टिस के पेड़ इस समय उन पे फल आया हुआ है, तो फल की वजह से वो भारी होते हैं, तो हवा चलने से वो भी काफ़ी टूट के गिरे हैं। तो इस समय हवा चलने से बहुत फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं को जो लाई के खेत भी कुछ अभी खड़े हुए उनमें भी नुकसान है, और किसी की कटी पड़ी है उसमें भी नुकसान है। हवा काफ़ी तेज थी तो हवा से नुकसान हुआ है, जबकि बारिश तो इस समय हल्की बारिश तो लाभदायक होती है फसलों के लिए। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से एक अच्छी खबर सामने आई है। पहाड़ों में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। कई गांवों में लोग सब्जी उगाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जंगली जानवर किसानों के लिए बड़ी समस्या बन चुके थे। जिला मुख्यालय के पास स्थित जय मंडी गांव के किसान भी इसी परेशानी से जुड़े रहे। गांव में आलू, गोभी और मटर जैसी सब्जियां बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से जंगली जानवर खेतों में घुसकर फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। इससे किसान काफी ज्यादा परेशान और निराश हो गए थे। अब गांव वालों ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। गांव के लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश उनियाल के सहयोग से पूरे गांव के चारों तरफ सोलर फेंसिंग लगा दी है। इस फेंसिंग की मदद से जंगली जानवर खेतों के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि सोलर फेंसिंग लगने के बाद अब उनकी फसल सुरक्षित है और उन्हें काफी राहत मिली है। अब किसान फिर से मेहनत के साथ खेती कर पा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धन्यवाद करना चाहूँगा कमलेश उनियाल जी का, जिनके अथक प्रयास से हमें ये उनके सेल्फ अपने खर्चे से उन्होंने यहाँ पे क्या क्या हमारे गांव में जो कि एक बार विजिट करवाया था हमने इनको, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे खेतीबाड़ी का जो स्कोप है बहुत अच्छा है। और काफ़ी टाइम से उन्हें भी और उनके साथ में जो उनके सहयोगी उन्हें मालूम था कि जय मंडी गाँव में जो कि हर कोई जो परिवार जो है कि किसानी से जुड़ा हुआ है, तो वो स्वयं आए थे। उन्होंने देखा कि फिर हमने उनसे कहा कि यहाँ पे यदि अगर सोलर फेंसिंग का कार्य हो जाए तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने बेहिचक इस बात को आगे रखा और तुरंत उन्होंने इस पर विचार किया और आश्वासन दिया हमें कि हम आपके गांव में सोलर फेंसिंग लगाएंगे। ताकि अब मैं सेल्फ की बात करूं तो इस वर्ष मैंने लगभग मैं हर साल जो है कि आलू लगभग 7-8 कुंटल आलू लगाता था खेतों में। मेरा पूरा गाँव लगभग 40 से 45 कुंटल आलू खेतों में लगाते थे। देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा, उत्तराखंड में जो अगर पूरे क्षेत्र में देखा जाए, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में आज कहीं ना कहीं एक स्थिति बन के आ रही है कि जो जंगली जानवर हैं, चाहे उसमें सूअर है, बंदर है, बाघ है, भालू है, उनका प्रकोप कहीं ना कहीं सीजन या कुछ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कुछ हो रहा है, लेकिन सूअरों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ रही है। उसके अलावा बंदर जो फसल है उसको ख़त्म कर रहे हैं। जैसे अभी गेहूं की फसल हो रही है तो बालियां तोड़ करके कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके लिए यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान थे। हम लोग जब गांव में करीबन 350 से 400 तोकों के बीच में, चाहे छोटी हो बड़ी हो, हम लोग गए हैं और वहाँ की जो मेन समस्या हमने फोकस करी है, तो उसकी
अंदर एक चीज निकल के आई है कि वो कह रहे हैं कि भाई साहब जो बंदर और सुअर है इन्होंने हमको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, जो हम करते हैं वो सारी रात को सुबह साफ हो जाता है, जब हम फसल काटने जाते हैं तो फसल उससे पहले क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो हमने कहा भाई इस तरह से तो अगर कोई स्थिति जाए तो अगर हम लोग खुद अपने स्तर से हमने मेरे कुछ अपने खुद के स्वयं के संसाधनों से और कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमें सहयोग करते हैं उनके माध्यम से मिल करके हमने करीबन 32 गाँव का चयन किया है। उत्तराखंड में रुद्रपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई में पुलिस ने कुख्यात हथियार सप्लायर को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। उधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर एसओजी और पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात असलाह सप्लायर बंटी कोली अवैध हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मोदी मैदान के पास घेराबंदी कर दी। जैसे ही पुलिस ने आरोपी को रोकने की कोशिश की उसने पुलिस टीम पर 4 राउंड फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी 4 राउंड फायर किए। इसमें बंटी कोली के पैर में गोली लग गई है और वो घायल हो गया। मौके से उसके साथी मनोज कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के पास से 9 अवैध तमंचे, 1 पिस्टल और 18 कारतूस बरामद किए हैं। घायल बंटी को इलाज के लिए जिला अस्पताल रुद्रपुर भेजा गया। पूछताछ में उसने बदायूं और बरेली के कुछ हथियार सप्लायरों के नाम भी बताए हैं जिन पर पुलिस आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तो अवैध असला की जो तस्करी होती है उसको लेकर के प्रशासन का अब रुख स्पष्ट हो चुका है। बंटी नाम के इस सप्लायर को पुलिस ने धर दबोचा। आपको बता दें मुठभेड़ के बाद पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। हथियार तस्कर से जब ये मुठभेड़ हुई उसके बाद इसे पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया। लगभग 9 तमंचे इसके पास से मिले हैं, 1 पिस्टल। का नाम बंटी कोहली है, धर्मपुरा क्षेत्र का निवासी है। ये कल क्षेत्र में दोबारा से असला सप्लाई करने के उद्देश्य से आ रहा है, तो उसके दृष्टिगत एसओजी टीम मोदी मैदान की तरफ चेकिंग की दृष्टि से गई हुई थी। उसी दौरान बंटी कोहली और मनोज कुमार द्वारा पुलिस टीम के ऊपर 4 राउंड फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी उसके ऊपर 4 राउंड फायर किए गए, जिसमें से 1 राउंड जो है उसके बाएं पैर में लगा है, जिसकी वजह से वो इंजर हुआ और उसको वो उपचाराधीन है। पुलिस ने मौके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनके पास से 9 तमंचे, 1 पिस्टल और लगभग 27 कारतूस, अवैध कारतूस बरामद। तो जशपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 4 मार्च 2026 को दिल्ली के मोहल्ला उत्तम नगर की जुएजे कॉलोनी में होली के दौरान पानी के गुब्बारे को लेकर हुई विवाद में 26 वर्षीय तरुण कुमार बुटोलिया को पीट कर मार दिया गया था। इस हत्याकांड के विरोध में देश भर में लोग सोशल मीडिया और धरातल पर उतर गए। उत्तराखंड के जसपुर में भी इस हत्याकांड के विरोध में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर मशाल जन आक्रोश रैली निकाली है। रैली नगर के गांधी पार्क से शुरू होकर ठाकुर मंदिर चौराहा, अब्दुल बारी चौक और कोतवाली के सामने से गुजरते हुए सुभाष चौक में समाप्त हुई। रैली में शामिल लोगों ने जमकर नारे लगाए और सरकार से मांग की है कि सभी हत्यारों को, जो भी इस मामले में हत्यारे थे, उन सभी पर तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कार्रवाई हो और फांसी की सजा इन सभी को दी जाए। इसके साथ ही सीबीआई जांच कराई जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और सुरक्षा भी दी जाए। तो दिल्ली के उत्तम नगर में होली को लेकर जब यह विवाद हुआ, पानी वाले गुब्बारे के चलते तरुण की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें 26 साल की उम्र तरुण की है, जिसके बाद यह हत्या की गई और उसको लेकर के लगभग तमाम जगहों पर यह विरोध किया गया। और उसी कड़ी में उत्तराखंड में भी अब आप देख सकते हैं हाथों में बैनर, तख्त लिए हुए, हाथों में मशाल लिए हुए ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें यह गुजारिश की जा रही है कि मामले की सीबीआई जांच हो, जो भी हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा हो। तो ये स्टार्ट है ठाकुर मंदिर से अब्दुलवाड़ी चौक और अब्दुलवाड़ी चौक से गांधी आश्रम और गांधी आश्रम से सीधा यहाँ सुभाष चौक पर संपन्न हुआ है। इसमें अपने विभिन्न संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी और अन्य संगठन के लोग सम्मिलित हुए हैं। दिल पर चोट है,
गहरी चोट है और इस जख्म को भुलाया नहीं जा सकता है। ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है, इसका ये इसी समर्थन में निकाली गई है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, ताकि एक समाज में सनातन हिंदू एक निर्विरोध खड़ा रहे और किसी भी तरह का अगर उपद्रवी तत्व इस तरह की हरकत करते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सरकार से मांगा है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और जो ये कांड हुआ है ये निंदनीय है और ऐसे जघन्य कृत्य का हम विरोध करते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में तैयार बने रहे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।